नमस्कार दोस्तों, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के रूपों के बारे में। इससे पहले लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, तो ये अध्ययन करते हैं आज लोकतंत्र के रूपों का। लोकतंत्र के प्रमुख रूप से 4 रूप बताए गए हैं। ये 4 रूप ही प्रचलित ज़्यादा है। पहला जो रूप है वो है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र, चौथा है नैतिक लोकतंत्र। इसके 4 रूप प्रचलित है: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। इन चारों का हम क्रम से अध्ययन करेंगे और विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। पहला जो हमारा है वह है राजनीतिक लोकतंत्र। पहला है वो है हमारा राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र है, उसके कई अन्य नाम भी है जो ये जाना जाता है। पहला इसका जो नाम है वो है व्यक्तिवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र। जो राजनीतिक लोकतंत्र है, कई इसके अन्य नाम भी है, जैसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र है और पूंजीवादी लोकतंत्र है। इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको उदारवादी विचारक है, उन्होंने इसके 2 रूप बताए हैं। जो उदारवादी विचारक है, उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए हैं। जो पहला रूप है वो है राज्य के एक प्रकार के रूप में, दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो उदारवादी विचारक हैं उन्होंने जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके कितने रूप बताए हैं, तो ध्यान रखना 2 रूप बताए हैं। पहला वो रूप है वो है राज्य के एक प्रकार के रूप में और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में। इसके प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं हैं जो आगे हम चर्चा करते हैं। जो ये राज्य के प्रकार के रूप में और शासन के एक प्रकार के रूप में है, जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं आती है। जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। पहली जो इसकी विशेषता है वो है प्रभु सत्ता का निवास, जनता में। फिर इसमें आता है सरकार का निर्माण जनता द्वारा। फिर आता है सरकार को पद से हटाना।
फिर आता है इसमें अंतिम शक्ति जनता के पास। अब इसका पहला पॉइंट है कि प्रभु सत्ता का निवास है जनता में, यानी जनता है वो किस प्रकार सरकार को नियंत्रित करती है। तो जनता है वो अपने मतदान के माध्यम से अपनी राजनीतिक सहभागिता निभाती है और चुनाव के दौरान वो अपने शासकों को चुनती है। इस प्रकार क्या है कि हमारे देश की जो सरकार है उस पर नियंत्रण हमारे स्थानीय शासकों का यानी हमारे देश की जनता का होता है, न कि किसी दूसरे देश से की जनता का या सरकार का। दूसरा आता है सरकार का निर्माण जनता द्वारा। जब जनता ने वोट दिया और अपने प्रतिनिधियों को चुना तो उन प्रतिनिधियों के द्वारा किसका निर्माण किया गया? सरकार का निर्माण किया गया। तीसरा आती है सरकार को पद से हटाना। अब जनता जब सरकार को चुन सकती है तो जनता है सरकार को पद से हटा भी सकती है। कैसे? मान लो सरकार है वो जनता के विकास से संबंधित कार्य नहीं करती, जनता का हित नहीं चाहती, जनता का अहित कर रही है, तो जनता है जब दोबारा मतदान की प्रक्रिया की जाएगी तो जनता है उस सरकार को नहीं चुनती और जो सरकार अच्छा कार्य करती है उस सरकार को चुन लेती है। अंतिम शक्ति जनता के पास, यानी जनता है सरकार का निर्माण भी करती है, सरकार को हटा भी सकती है, यानी सरकार को बनाए रखना और उसको हटाना सब कुछ किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। इस प्रकार जनता क्या है? जनार्दन होती है। जो अपने राजनीतिक लोकतंत्र है उसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसके दो उपभेद है। इसके जो उपभेद है वो दो उपभेद इसके बताए गए हैं। पहला जो उपभेद है वो है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा इसका जो भेद है वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब जो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसके भी दो भेद बताए गए हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसके दो भेद हैं। पहला भेद है संसदीय लोकतंत्र, या फिर शासन व्यवस्था। दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र या शासन व्यवस्था। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के कितने प्रकार है, तो ध्यान रखना इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। हमारे देश में जो व्यवस्था पाई जाती है वो संसदीय लोकतंत्र की पाई जाती है। दूसरा है हमारा सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है सामाजिक समानता की भावना। सामाजिक समानता की भावना यानी समाज में सभी व्यक्ति है वो समान है, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, लिंग आदि के आधार पे, यानी समाज में जो ये है धर्म, जाति, लिंग, वर्ण
इनके आधार पर किसी के साथ भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आता है इसमें सभी व्यक्ति समान है। यानी समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दृष्टि से, किसी प्रकार से वो असहाय हो, पिछड़ा हो या किसी भी स्थिति में हो, वो सभी क्या है, समान है। सभी को समान अधिकार संविधान की तरफ से दिया गया है। प्रगति के समान अवसर। यानी जो ये व्यवस्था ऊपर दी गई है, इस तरह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसकी प्रगति के अवसर सरकार द्वारा उसको उपलब्ध करवाए जाए। ये संविधान में स्पष्ट इस चीज का वर्णन किया गया है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के साथ ही क्या होता है कि समाज का, देश का विकास से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है इसमें विशेष अधिकारों का अंत। समाज की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी है, क्या है, इनके विशेष वर्ग बने हुए हैं और संविधान द्वारा उनको विशेष छूट दी जाती है। तो जब इनको विशेष छूट दी जाती है तो समाज में सामाजिक समानता की भावना स्थापित नहीं हो पाती। इस कारण क्या है कि समाज में समानता रहे, इसलिए क्या है कि इन जो विशेष आरक्षण वर्ग है, इनके पास जो विशेष अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, इन अधिकारों को संविधान द्वारा समाप्त कर देना चाहिए, ताकि समाज में वास्तविक रूप से सामाजिक समानता की भावना को स्थापित किया जा सके। तीसरा हमारा जो लोकतंत्र का रूप है वो है आर्थिक लोकतंत्र। जो आर्थिक लोकतंत्र है, इसका मतलब ये होता है कि समाज में जो भी वर्ग हो, जो भी समूह हो, जो भी व्यक्ति वगैरह हो, उनमें आर्थिक आधार पर समानता को स्थापित करना। आर्थिक आधार पर समाज में किसी प्रकार की भी असमानता नहीं होनी चाहिए। जो आर्थिक लोकतंत्र के जो विचार है वो किसने दिए थे, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना कि जो मार्क्सवादी है वह समाजवादी है। उनके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र का रूप है वो प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत प्रमुख बिंदु आते हैं। पहले आपको मैं बिंदु बताऊंगा, उसके बाद हम उन बिंदुओं पे चर्चा करें। पहला बिंदु आता है रोजगार के अवसर की समानता। दूसरा आता है स्त्री व पुरुष को समान अवसर। तीसरा आता है इसमें अमीरी गरीबी के भेदभाव को समाप्त करना। चौथा इसमें आता है शोषण व बंधुआ मजदूरी पर रोक। अब इन बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो पहला हमारा जो बिंदु है
वो है रोजगार के अवसर की समानता। यानी समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है उनको रोजगार के अवसर के आधार पे क्या है, समानता मिली हुई है। संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि समाज में या देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार यानी कार्य मिले, जिसके कारण उसका जीवन यापन हो सके। दूसरी बात है इसमें स्त्री और पुरुष को समान अवसर। समाज के जो भी कार्य हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई भी पद हो, उसमें किसी पद में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई कि ये स्त्री के लिए बना है या पुरुष के लिए बना है। सभी जो पद है वो योग्यता के आधार पर पुरुष व महिला दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, किसी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरी बात आती है इसमें अमीरी गरीबी के भेदभाव को समाप्त करना। समाज में आर्थिक समानता की स्थापना कब होगी, जब समाज में किसी भी प्रकार की अमीरी गरीबी नहीं हो। आपको पता है तो जो 80% संसाधन है उनका जो उपयोग करते हैं वो 20% लोग करते हैं, जबकि जो 20% जो संसाधन बचे हुए हैं उनका यूज 80% जनता करती है। जब तक ये भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो पाएगी। चौथा इसमें आता है शोषण व बंधुआ मजदूरी पर रोक। यानी आपको वेतन तो कम दिया जा रहा है जबकि आपसे काम अधिक करवाया जा रहा है, वो एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, शोषण और अत्याचार हो गया। बंधुआ मजदूर वे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या एक प्रकार से कैद करके या घर पे नौकर के रूप में रखा जाता है और आवश्यकता से अधिक कार्य करवाया जाता है। इसमें एक बात ये भी सम्मिलित होती है कि जो छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, उनसे आप अधिक भारी भरकम में समान वाले कार्य नहीं करवा सकते। इसके कारण क्या होता है कि उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है और उसमें अगर कार्य लगवा दिया जाए तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। चौथा जो हमारा लोकतंत्र का रूप है वो है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें कानून नहीं बनाए जा सकते। इनका जो पालन है व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में करता है। तो इसके कुछ बिंदु है, पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। पहला जो इसका बिंदु आता है वो आता है व्यक्ति की गरिमा को महत्व है। व्यक्ति की गरिमा को महत्व है। दूसरा आता है राष्ट्रीयता का महत्व है। तीसरा आता है इसमें व्यवहारिकता पर आधारित। चौथा आता है इसमें स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर आधारित। अब इनकी चर्चा करते हैं। जो नैतिक लोकतंत्र है इसमें प्रमुख बातें ये आती है। व्यक्ति गरिमा को महत्व है, यानी प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके सम्मान दिया जाए, उससे सही तरीके से बात की जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। ये बदले में क्या है, एक व्यवहार पे आधारित है। अगर हम किसी व्यक्ति का सम्मान करेंगे, अच्छे तरीके से उसके साथ बातचीत करेंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे, बदले में हमें वो भी क्या देगा, समान रूप से यही चीजें हमें वापस प्रदान करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति गरिमा को महत्व दिया जाता है। दूसरा आती है राष्ट्रीयता को महत्व है। हम भारत देश के निवासी हैं और सभी हम हैं वह कुछ ऐसी चिन्ह है, गीत है जिनके आधार पे अपने देश में बंधे हुए हैं। जैसे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय अपनी धरोहर संपत्तियां हैं। ये क्या है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में बांधे हुए रखती है और एक समानता के रूप में हम उस चीज को अपनाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि सभी व्यक्ति एक देश की छत्र छाया में अपने देश का विकास करते रहते हैं।
तीसरी आती है इसमें व्यवहारिकता पर आधारित। अब जो नैतिक कर्तव्य है या नैतिक लोकतंत्र है, ये कानूनी आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति स्वयं अपनी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इसको लागू कर सकता है। कानून के द्वारा लागू नहीं होकर व्यक्ति स्वयं इसको लागू करता है। चौथी बात आती है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित। यानी जो ये नैतिक कर्तव्य है हमारा, ये स्वतंत्रता यानी सभी को स्वतंत्रता दी जाए, हम किसी स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करें। समानता, हम किसी के साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं करें, सभी को समान समझे। भाईचारे की भावना, यानी जो हमसे छोटे बड़े जो भी है, हम उनको अपने भाई बहन, अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हुए अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।